वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री पर है। चैप्टर है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। स्पेक्ट्रम मेरा बेस सोर्स है, बट आई हैव ऑल्सो रेफर्ड टू मोर स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉर यूपीएससी। सो इस वीडियो का कंटेंट बियॉन्ड स्पेक्ट्रम रहेगा, बट ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस ऑल्सो। एंड इस वीडियो से पहले हमने इस चैप्टर इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पर एक वीडियो और बना चुके हैं। एक वीडियो बनाई है इससे पहले। हमने चैलेंजेस कवर कर लिए हैं, एक्सटर्नल इंटरनल चैलेंजेस दोनों को डिटेल में कवर करा है। एंड औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आते हैं उनके टाइम पर जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उनको कवर करा है डिटेल में। सो आज का वीडियो कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर रहेगा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक राइज ऑफ रीजनल पावर्स जितना हो पाएगा इसको देखेंगे। एंड कॉजेज देखने से पहले अगर किसी ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वो वीडियो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड कॉजेज देखने से पहले हमें मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था ये भी पता होना चाहिए, तभी हम कॉजेज को भी समझ पाएंगे। नोबिलिटी कैसी थी उसको पहले देखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखें तो टॉप पर तो था मुगल एम्पायर एंड मुगल एम्पायर को रूल करता था मुगल एम्परर या फिर बादशाह जिसको बोलते थे। इसके नीचे डिवीजन थी, इसके नीचे आते थे फिर सूबा जिसको प्रोविंस कहते थे। एंड प्रोविंसेस डिफरेंट सूबेदार्स के अंडर होती थी या फिर इन सूबेदार्स को गवर्नर भी बोलते थे। सूबा और प्रोविंस के नीचे था सरकार। सरकार को आप आज के टाइम के डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो। और जितने भी ये सरकार होते थे ये होते थे या तो फौजदार के अंडर। दो टाइप के ऑफिशियल्स होते थे इन सरकार के लिए। एक तो रहता था फौजदार एंड दूसरे ऑफिशियल थे अमाल गुजार। फौजदार का काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एंड अमाल गुजार का काम होता था रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स को देखना एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर सरकार में। एंड सरकार के नीचे रहते थे फिर परगना। परगना को आप सब डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो उस टाइम पर। अगर आज से कंपेयर करना हो तो आप तहसील से कंपेयर कर सकते हो या फिर कुछ स्टेट्स में आज इसको तालुका भी बोलते हैं, तो परगना को आप उससे कंपेयर कर सकते हो। एंड परगना को रूल करते थे शिकदार। रूल नहीं, ये परगना इनके अंडर होते थे, शिकदार्स के अंडर। एंड शिकदार या तो मिलिट्री ऑफिशियल्स हो सकते थे या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी हो सकते थे। एंड लास्ट डिवीजन में आता था फिर विलेज। विलेज जो होता था या तो विलेज हेडमैन के अंडर होता था या फिर इसको मुगल टर्म में बोलते थे मुकद्दम। सॉरी फॉर राइटिंग, ये ऐसे ही हो रही है अभी तो ये ओवरऑल इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रहता था मुगल एम्पायर का। टॉप पर मुगल एम्पायर बादशाह के अंडर, देन सूबा और प्रोविंस जो कि एक सूबेदार या गवर्नर के अंडर था। एंड देन होता था फिर सरकार, एक डिस्ट्रिक्ट जो फौजदार एंड अमाल गुजार के अंडर था। एंड देन होता थी फिर परगना, एक सब डिस्ट्रिक्ट जो कि शिकदार के अंडर था। एंड लास्ट में विलेज जो कि मुकद्दम के अंडर था। अगर हम नोबिलिटी को देखें मुगल एम्पायर के टाइम पर तो नोबिलिटी का हम कहाँ पर यहाँ पर स्पेस है ना। तो अगर नोबिलिटी का देखिए नोबिलिटी भी उस टाइम पर एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रीजन रहता है मुगल एम्परर के डिक्लाइन करने का, क्योंकि मुगल जितने भी एम्परर्स आते हैं स्पेशली आफ्टर औरंगजेब ये सारे नोबिलिटी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। देखिए अकबर के टाइम तक तो नोबिलिटी वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, इसको मनसबदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलाया जाता था कंप्लीट नोबिलिटी को। एंड इनको कंट्रोल करने के लिए अकबर स्पाई सिस्टम को भी मेंटेन करके रखता था। लोकल फोर्सेस इंट्रोड्यूस करी जाती थी, डिफरेंट ग्रुप्स रहते थे जो कि इन नॉबल्स के ऊपर एक वॉचफुल आई रखते थे सो दैट जितने भी ये नॉबल्स थे ये एम्परर के अगेंस्ट काम ना करें। बट आफ्टर औरंगजेब ये नोबिलिटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है
मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। इनफैक्ट जितने भी औरंगजेब के बाद वीक रूलर्स आते हैं वो सारे नोबिलिटी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए। ये नोबिलिटी आती कहाँ है, डिफरेंट एथनिक्स ग्रुप होते हैं, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं इस नोबिलिटी में। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी से ही लोग आ गए इस नोबिलिटी में या फिर हिंदू कम्युनिटी में आ गए। डिफरेंट एथनिक और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स रहते थे। जैसे कि इसमें ईरानीज भी होते थे जो कि पर्शिया या मॉडर्न आज का जो ईरान है वहां से आए हुए थे, क्योंकि जितना भी ये मुगल एम्पर था ये सिर्फ आज के इंडिया तक ही सीमित नहीं था, इसके बियॉन्ड बहुत सारा अफगानिस्तान पर्शिया तक के एरिया तक ये फैला हुआ था। तो 4 ग्रुप्स ऑफ नोबल्स थे मुगल कोर्ट में। एक तो जो ईरान से आते थे ईरानीज, इसके बाद फिर तुरानीज भी थे जो कि ट्रांस ऑक्शियाना से आते थे। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसमें अफगन्स भी होते थे। एंड फोर्थ ग्रुप जो हिंदुस्तानी उस टाइम पर नोबल थे उनका ग्रुप था। तो ये 4 ग्रुप थे नोबिलिटी के मुगल एम्पायर के टाइम पर। इसके साथ ही नोबल्स, सूबेदार्स एंड मनसबदार्स के बीच डिफरेंस समझना भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन नोबल्स तो हेरिडिटरी बेसिस पर ये लोग नहीं होते थे, इनको एम्परर ही अपॉइंट करता था, बट ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे एंड जनरली ये अरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करते थे, एक वेल्दी क्लास से बिलोंग करते थे ये लोग। एडमिनिस्ट्रेशन में इनके पास इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी। अगर एम्परर चाहता तो इनको प्रोविंस का गवर्नर भी अपॉइंट कर सकता था। जनरली ये लोग आर्मी के कमांडर भी होते थे एंड एम्परर को ये लोग एडवाइस भी करते थे। बट अगर सूबेदार की बात करें तो सूबेदार या फिर गवर्नर इनको मुगल एम्परर अपॉइंट करता था एक कंप्लीट प्रोविंस के लिए। जैसे कि अगर हम बंगाल प्रोविंस की बात करें उसका एक एम्परर, उसका एक गवर्नर होगा, अवध का गवर्नर, हैदराबाद, डिफरेंट जितनी भी प्रोविंसेस थी मुगल एम्परर में उनके जो रूलर्स होंगे उनको बोला जाता था सूबेदार्स। बट इन सूबेदार्स को भी नोबिलिटी से सिलेक्ट कर सकते थे, ये एम्परर की विल पर ही डिपेंड करता था। और जितना भी इन प्रोविंस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्सेस का कलेक्शन करना, ये सारे काम एक गवर्नर या फिर सूबेदार पर ही डिपेंड करते थे। एंड इसके अलावा अगर हम मनसबदार की बात करें तो मनसबदार एक मिलिट्री रैंक के ऑफिशियल थे। अगर मिलिट्री में हाई रैंक ऑफिशियल्स को देखना हो तो वो मनसबदार ही थे मुगल कोर्ट में, मुगल एम्पायर में। तो ये तो था इसका ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि मेन कॉजेज क्या थे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के। ओके, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बट रिमेंबर जितने भी ये नोट्स हैं ये एक्टिव रिकॉलिंग के लिए हैं। आई हैव ट्राइड के मैं मैक्सिमम पॉइंट्स इनमें इंक्लूड कर पाऊँ, बट ये नोट्स मैंने एक्टिव रिकॉलिंग के लिए बनाए हुए हैं सो दैट कि एक पॉइंट को देखा तो उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें याद आ गई। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जितनी भी मैंने बताई है, अभी भी जैसे बताई है, जो मैंने 2 स्टैंडर्ड सोर्सेज से रेफर करी हैं, उसके लिए आप पूरी वीडियो को देखें। सो अगर हम मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को देखें तो हिस्ट्रियंस ने 2 ब्रॉड लाइंस में इसको डिवाइड करा है कि क्यों मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। एक व्यू कहता है कि एम्पायर रिलेटेड रीजंस हैं, दूसरा व्यू जो हिस्ट्रियंस का है वो है रीजन रिलेटेड। एम्पायर रिलेटेड और मुगल सेंट्रिक व्यू कहता है कि जितना भी मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ है वो जस्ट मुगल एम्पायर की स्ट्रक्चर की वजह से हुआ है। ये एम्पायर की खुद की फंक्शनिंग ही ऐसी थी, मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा था जिसकी वजह से एम्पायर डिक्लाइन कर गया। जैसे अभी ही हमने ये मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखा, तो ये जो एम्पायर रिलेटेड व्यू है ये इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ही रिस्पॉन्सिबल बनाता है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए। बट जो रीजन रिलेटेड व्यू है उसके अकॉर्डिंग डिक्लाइन का कारण है जितना भी ये टर्मोइल होता है, मुगल सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ जाती है जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट जमींदार्स कह लो या फिर इंडिपेंडेंट नोबिलिटी या फिर कह लो कि सूबेदार्स डिफरेंट प्रोविंसेस में इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ जाती है। सो ये रीजन है, ये रीजन बताए हैं रीजन रिलेटेड व्यू में। बट अगर बैलेंस्ड व्यू देखें तो अगर मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ है तो वो दोनों व्यूज की वजह से ही होता है। एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी खुद की ऐसी थी
एंड एम्पायर की सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ गई थी, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज आना स्टार्ट होती हैं, उनका राइज होना स्टार्ट होता है। तो ये दोनों ही व्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड अल्टीमेटली फिर ग्रेट ब्रिटेन इस मुगल एम्पायर की वीकनेस की एडवांटेज लेगा, इंडिया को कॉन्कर कर लेगा, एंड बाद में लास्ट मुगल एम्पर को फिर रिमूव भी कर दिया जाएगा 1858 में। बट अगर हम औरंगजेब तक की बात करें, औरंगजेब तक मुगल एम्पायर इतना भी वीक नहीं था कि इसका डिक्लाइन हो जाता। बट औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आएंगे सारे के सारे वीक रूलर्स होंगे, इनकेपेबल होंगे, जिसकी वजह से फिर ये डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। बट अदरवाइज जितने भी लोकल एरियाज में जैसे कि सिख होंगे, ये मराठाज अपनी एरियाज में अपनी टेरिटरीज में होंगे, राजपूत होंगे, ये लोग पावरफुल तो रहते हैं बट ये लोग अपने एरियाज में ही पावरफुल होते हैं। ये इतनी ज़्यादा इनके पास कैपेसिटी नहीं होती है कि मुगल एम्पायर को थ्रो कर पाएं। मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब औरंगजेब के बाद वीक रूलर्स आना स्टार्ट होते हैं। बट अगर हम डिफरेंट रीजंस अदरवाइज देखें डिक्लाइन के, तो सबसे पहला रीजन है शिफ्टिंग अलीजेंस ऑफ जमींदार्स। देखिए दो क्लासेस थी मुगल एम्पायर में दो क्लासेस थी। एक तो नोबिलिटी, जो हमने ऑलरेडी देख लिया कि नोबिलिटी में 4 ग्रुप्स थे। एक दूसरी रिच और इम्पॉर्टेंट या फिर कह लो कि पावरफुल क्लास थी, वो थी जमींदार्स की। नोबिलिटी जो कि हेरिडिटरी नहीं थे, इनको एम्परर अपॉइंट करता था, डिफरेंट ग्रुप्स से आते थे, डिफरेंट एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स से आते थे। बट जितने भी ये जमींदार थे हेरिडिटरी बेसिस पर ही इनको कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई थी, इनके पास लैंड्स थी जो कि हेरिडिटरी ओनर्स थे, उनके डिफरेंट नाम थे इनके, जैसे कि राइज हो गए, राजाज, ठाकुर्स कहते थे इनको खुद से, या फिर देशमुख भी कहते थे इनको। तो ये जितने भी जमींदार थे ये हेरिडिटरी बेसिस पर थे। ये भी एम्परर के साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हेल्प करते थे। जैसे कि हमने लास्ट में देखिए विलेज लेवल पर जमींदार होंगे, परगना लेवल पर भी जमींदार होंगे। ये लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हेल्प करेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करेंगे एम्परर को। अगर जमींदार और पीजेंट्स इनकी क्लास सेम होती थी, इनकी कास्ट सेम होती थी, तो ये लोग मिलकर ही एक एलाई बनाकर मुगल एम्परर के अगेंस्ट रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते थे। उनकी रेगुलेशंस को, मुगल एम्परर की रेगुलेशंस को ये लोग डिफाई करते थे। बट मुगल्स ने इन जमींदार्स की पावर को कर्ब करने का भी ट्राई करा, इनको कंट्रोल करने का ट्राई करा, एंड पीजेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बिठाने का भी ट्राई करा। बट मुगल्स सक्सीड नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट जब औरंगजेब रूलर था उस टाइम पर इन जमींदार्स की पावर, इनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता है अपने एरियाज में, एंड उसका रिजल्ट फिर, और उसका नेगेटिव रिजल्ट इनफैक्ट क्या होता है कि रीजनल लॉयल्टीज इंक्रीज हो जाती हैं। जिस एरिया में जमींदार होंगे वहां के लोग इनके लिए ही लॉयल रहेंगे, ना कि मुगल एम्परर के लिए। ऐसे फिर रीजनल लॉयल्टीज बढ़ जाती हैं जैसे ही जमींदार्स का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। एंड ये सेम जमींदार्स ही नोबिलिटी को भी हेल्प करते हैं, सो दैट, क्योंकि देखिए ये जो नोबल्स थे इनका मुगल एम्परर के साथ एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता था। नोबल्स को ही तो डिफरेंट सूबास के सूबादार भी अपॉइंट करा जा सकता था, मनसबदार अपॉइंट करा जा सकता था, इनको जगीर दी जाती थी जो कि एक लैंड रहती थी जिससे ये टैक्स कलेक्ट करते थे। तो नोबिलिटी का एम्परर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता था। एंड अगर मुगल एम्पायर की जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो वीक पड़ रही है तो सबसे ज़्यादा फायदा फिर नोबिलिटी को ही होता था। एंड ये जमींदार इस नोबिलिटी को हेल्प करते थे सो दैट ये मुगल एम्पायर की वीकनेस का फायदा उठाएं एंड खुद के लिए एक किंगडम कार्व आउट कर पाएं। तो ऐसे फिर इन जमींदार्स की जो एलिजेंस थी, इनकी लॉयल्टी भी शिफ्ट होती रहती थी। कभी तो जिस जगह पर इनको फायदा दिखता था, अगर नोबल्स से इनको फायदा दिखता था तो ये उनके लिए लॉयल रहते थे, मुगल एम्पर के लिए तो ये कम ही लॉयल रहते थे, ये जितने भी जमींदार होते थे। दूसरा रीजन बनता है डिक्लाइन का, जगीरदारी क्राइसिस। इसको समझने से पहले पता होना चाहिए कि जगीरदारी सिस्टम क्या है। मुगल एम्पायर में जगीरदारी सिस्टम काम करता था। ये एक तरह का फ्यूडल सिस्टम ही था जिसके बेसिस पर जितने भी हाई रैंक के ऑफिशियल्स होते थे या फिर नोबिलिटी होती थी, इनको एक जगीर दे दी जाती थी। जगीर का मतलब है लैंड। मुगल एम्पायर में लैंड को ही जगीर बोलते थे। तो इस नोबिलिटी को, जितने भी हाई रैंक के ऑफिशियल्स होते थे, इनको ये लैंड दे दी जाती थी सो दैट इनको रेगुलर सैलरी ना पे करनी पड़े। तो ये सारी नोबिलिटी, ये नोबल्स करते क्या थे, इस जगीर और लैंड से
पीजेंट्री से ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, लोगों से ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसका मैक्सिमम शेयर ये लोग अपने पास रखते थे, ये नॉबल्स अपने पास रखेंगे। बट ये टैक्स मुगल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही कलेक्ट करते थे, बट मैक्सिमम शेयर इन नॉबल्स के पास ही जाता था, इन जागीरदार के पास जाएगा, ना कि मुगल अथॉरिटी या मुगल एम्परर के पास जाएगा। एंड मुगल रूल में नोबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इनफैक्ट मुगल रूल को द रूल ऑफ नोबिलिटी भी बोला जाता है। ये नोबिलिटी डिफरेंट ग्रुप्स से आती थी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। बट अगर हिंदुस्तानी नोबिलिटी की बात करें, जनरली राजपूत रूलर्स, जितने भी मर्चेंट होंगे, सारे हाई क्लास, अरिस्टोक्रेटिक क्लास, ये सारे नोबिलिटी को ही फॉर्म करेंगे। एंड इनको सूबेदार भी अपॉइंट करा जाता था, डिफरेंट इनको मनसब दिए जाते थे। मनसब का मीनिंग है रैंक, हाई रैंक इनको अपॉइंट दिए जाते थे। इनको सूबेदार भी अपॉइंट करा जाता था। बट जितनी भी ये नोबिलिटी थी, जमींदार के जैसे ये लोग हेरिडिटरी बेसिस पर अपॉइंट नहीं करे जाते थे। ऐसा नहीं था कि ये हेरिडिटरी ओनर है अपनी लैंड के, या फिर ये हेरिडिटरी बेसिस पर ही इनको कोई रैंक मिला हुआ है। नोबिलिटी को एम्परर ही अपॉइंट करता था। और जब इनको अपॉइंट कर दिया जाता था, से किसी नोबल को सूबेदार अपॉइंट करा गया है, तो ये उस पर्टिकुलर एरिया को ऑन द बिहाफ ऑफ एम्परर रन करते थे, उसको रूल करते थे। बट जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ जाएगी, तो ये नोबिलिटी का राइज होगा। क्योंकि देखिए, इनकी पावर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। इनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि औरंगजेब के बाद जितने भी वीक रूलर्स आएंगे, इस नोबिलिटी के बिना तो एडमिनिस्ट्रेशन चला ही नहीं पाएंगे। एंड ये लोग वर्चुअली अपने एरियाज में इंडिपेंडेंटली ही रूल करेंगे। जैसे ही इन नोबिलिटी का नंबर बढ़ेगा, इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो जागीरदारी क्राइसिस भी उस टाइम पर आ जाएगा। क्योंकि देखिए, इनको 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 रेगुलर सैलरी तो नहीं दी जा रही है, इनको लैंड ही एलोकेट करी जा रही है कि जैसे आप इस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करिए, उसको अपने पास रखिए, टैक्स भी यहीं से कलेक्ट करें, अपने पास रखिए। जैसे ही इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, जगीर्स कम पड़ जाएंगी, जिसकी वजह से फिर ड्यूरिंग द रूल ऑफ द लेटर मुगल्स ये जागीरदारी क्राइसिस भी इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर अकबर के टाइम की बात करें, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अकबर के टाइम पर एक वेल निट ऑर्गेनाइजेशन थी। जितनी भी ये नोबिलिटी थी, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। इनको रैंक के बेस पर ही ऑर्गेनाइज करा गया था। मनसबदारी सिस्टम था अकबर के टाइम पर। एंड इनके ऊपर एक चेक रखने के लिए सिपाही सिस्टम भी था अकबर के टाइम पर। तो ये सेकेंड रीजन है जागीरदारी क्राइसिस। थर्ड रीजन है राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। इसको हमने डिटेल में भी देखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनल एस्पिरेशन कैसे इंक्रीज होती हैं, एक तो हमने वैसे ऑलरेडी देख लिया है कि जैसे ही जमींदार्स, इनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता है तो रीजनल लॉयल्टीज बढ़ जाती हैं। ऐसे ही अगर औरंगजेब के टाइम की बात करें, तो उसी टाइम पर ही ये जाट, सिख, मराठा, जितने भी ये रीजनल ग्रुप्स थे, ये मुगल एम्परर की अथॉरिटी को डिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अपने एरिया को, अपनी टेरिटरी को इंडिपेंडेंटली रन करना चाहते हैं। औरंगजेब के बाद जब बहादुर शाह वन आएगा, वो भी स्टार्टिंग में तो वो इन रीजनल एस्पिरेशन को कर्ब करने का ट्राई करेगा, इनको राजपूत को, मराठास को, इनको कंट्रोल करने का ट्राई करेगा। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो बहादुर शाह वन भी औरंगजेब के जैसे ही इन रीजनल ग्रुप्स को कंट्रोल करने की ट्राई करेगा। जैसे कि अगर राजपूत स्टेट्स की बात करें, तो अम्बेर एंड मारवाड़, इनके दो रूलर्स थे, जयसिंह एंड अजीत सिंह। इनको स्टार्टिंग में बहादुर शाह वन कर्ब करने की ट्राई करेगा, इनको कंट्रोल करने की ट्राई करेगा। बट जैसे ही ये लोग रेजिस्ट करेंगे, तो बहादुर शाह वन इनके साथ सेटलमेंट कर लेगा। इनफैक्ट बहादुर शाह वन तो मराठास को सरदेशमुखी एंड चौथ भी देगा डेक्कन की एरिया में। बट अगर औरंगजेब के टाइम की बात करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिलीजियसली टॉलरेंट नहीं था, इसकी रिलीजियस पॉलिसी, इसकी डेक्कन पॉलिसी इनफैक्ट ऐसी थी जिसकी वजह से रीजनल पावर्स राइज करना स्टार्ट करेंगी, मुगल अथॉरिटी को डिफाई करेंगी। देखिए, जितने भी ये सिख, राजपूत या फिर मराठा थे, इनके पास इतनी पावर नहीं थी कि ये मुगल एम्परर को ओवरथ्रो कर पाए। बट क्योंकि ये लोग बार बार इनके मुगल एम्परर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे, स्ट्रगल चल रही थी इनकी, जिसकी वजह से फिर पॉलिटिकली एम्पायर वीक हो जाएगा। औरंगजेब और बहादुर शाह वन के बाद जितने भी फिर लेटर मुगल्स आएंगे, वो पैसिफिक और कंसिलिएटरी पॉलिसी तो अडॉप्ट करेंगे। बट इस टाइम तक काफ़ी देर हो जाती है। ये लोग ऑलमोस्ट वर्चुअली इंडिपेंडेंट अपनी टेरिटरीज में रूल करते हैं। ये जितने भी राजपूत होंगे, मराठास होंगे, इनफैक्ट मराठास की पावर इतनी ज़्यादा थी उस टाइम पर, ये माना जाता था कि अगर मुगल्स डिक्लाइन करते हैं तो उसके बाद मराठा ही इंडिया को रूल करेंगे। इंडिया तो नहीं था उस टाइम पर, जैसे बोलने में ही है कि इंडिया को उस टाइम पर मुगल्स के बाद मराठास ही रूल करेंगे। बट वो बात अलग है कि ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। फिर अगर मराठास की बात करें,
तो मराठास देखिए स्टार्टिंग में तो ये लिमिटेड टेरिटरी में ही थे इनका कंट्रोल, महाराष्ट्र के एरिया में ही इनका कंट्रोल था। बट बाद में ये फिर मुगल एम्परर से सरदेशमुखी भी लेंगे, चौथ भी लेंगे। जैसे कि मैंने बता दिया कि बहादुर शाह वन इनको सरदेशमुखी भी देगा डेक्कन एरिया में। ना ये सरदेशमुखी एंड चौथ क्या है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सरदेशमुखी एंड चौथ ये दोनों ही मराठा टाइम के टैक्सेस हैं। इनको लेके आए थे मराठा रूलर शिवाजी महाराज। चौथ का मतलब है कि मराठा एम्पायर में मराठा जितनी भी टेरिटरी होगी उस टेरिटरी में जितने भी होस्टाइल जगीरदार्स होंगे, जितने भी नॉबल्स होंगे, उनको अपने ग्रॉस रेवेन्यू का 1/4 पार्ट मराठा एम्पायर को ही देना होगा। तो 1/4 पार्ट जगीरदार्स को देना होगा जो कि होस्टाइल स्टेट के होंगे इन मराठा एम्पायर। अगर सरदेशमुखी की बात करें तो सरदेशमुखी एक्स्ट्रा 10% टैक्स है इस चौथ के ऊपर। जितना भी चौथ कलेक्ट कर लिया गया है उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% टैक्स सरदेशमुखी होगा। तो ये मराठाज मुगल एम्परर से सरदेशमुखी भी लेंगे एंड चौथ का लीगल सैंक्शन भी इनको मिल जाएगा। ऐसे ही जैसे जब भी इनका ये पावर इंक्रीज हो जाएगा, इनका इन्फ्लुएंस और ज़्यादा इंक्रीज होगा, फिर ये नॉर्थवर्ड भी अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। गुजरात को कंट्रोल करेंगे, ये मालवा बुंदेलखंड वाले एरियाज को भी ये लोग कंट्रोल कर लेंगे। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देख लिया। देखिए ये मैंने पहले बताया कि नोबिलिटी का नंबर इंक्रीज होगा, आमिर्स इंक्रीज होंगे। आमिर्स कौन थे उस टाइम पर? मनसबदार जो कि आर्मी कमांडर्स थे, इनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इन लोगों को भी डायरेक्ट सैलरी की बजाय इनको जगीर दे दी जाती थी कि यस आप यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके खुद सैलरी, वो वहां से जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा वो आमिर्स के पास जाएगा, ऐसे ही नोबिलिटी के पास जाएगा। बट जैसे ही इन आमिर्स का नंबर इंक्रीज होगा, इनके रैंक इंक्रीज हो गए, दैट इज मनसब इंक्रीज होगा, बट सेम टाइम पर जगीर कम पड़ रही है, दैट इज लैंड कम पड़ रही है। नो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए औरंगजेब क्या करता है, ऑन रिकॉर्ड बुक्स में जो भी अकाउंट की बुक्स होंगी, और औरंगजेब दिखाने की ट्राई करेगा कि एक जगीर से इनकम मैक्सिमम हो रही है, जिसकी वजह से फिर ये नॉबल्स को या फिर आमिर्स को सेटिस्फाई करने की ट्राई करेगा, इस प्रॉब्लम को दूर करने की ट्राई करेगा। बट आमिर्स को तो पता है कि इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है। अब ये लोग पीजेंट्री को प्रेशराइज करना स्टार्ट करेंगे, उनको अप्रेस करना स्टार्ट करेंगे। जितनी भी ऑन रिकॉर्ड इनकम दिखाई गई है ये आमिर्स मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि पीजेंट्री से, एग्रीकल्चर से जितनी भी इनकम आ रही है मैक्सिमम ये लोग पीजेंट्री से वो इनकम एक्सट्रैक्ट कर पाए। सो देखिए औरंगजेब की इस पॉलिसी की वजह से आमिर्स भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एंड पीजेंट्री का भी ऑपरेशन हो रहा है। ऊपर से फिर जितने भी आमिर्स थे, नॉबल्स थे, इवन एम्परर्स, ये सारे लग्जरियस लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे। आर्मी का डिटीरियोरेशन हो रहा था, न्यू एज एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं लेके आ रहे थे, कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट्स नहीं हो रही थी, इकोनॉमी उस टाइम पर स्टैग्नेंट थी। इसके साथ ही खालिसा लैंड भी कम पड़ रही थी। देखिए खालिसा लैंड ना मुर्शिद कुली खान जो बंगाल का एम्परर था, बंगाल का गवर्नर था, ये सिस्टम खालिसा लैंड का मुर्शिद कुली खान लेके आता है। उसके अकॉर्डिंग जगीर्स को, जितनी भी ये लैंड थी जगीरदारी सिस्टम में, उनको खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता था। पहले जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करा जाता था थ्रू जगीर्स, वो जाता था नोबिलिटी के पास, या फिर कह लीजिए आमिर्स भी उसी का ही पार्ट है, नोबिलिटी का ही। बट जब इस लैंड को, जगीर लैंड को खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया, अब पैसा मुगल ट्रेजरी में जाएगा। तो देखिए जैसे ही जगीर कम पड़ रही है तो ऑटोमेटिकली अब खालिसा लैंड भी कम पड़ रही है, तो पैसा मुगल ट्रेजरी में कम आ रहा है, बट इनका खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। और फिर जब औरंगजेब की डेथ हो जाएगी, औरंगजेब ने तो फिर भी ट्राई करा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को कर्व करा जाए, कंट्रोल में रखा जाए, बट जैसे उसकी डेथ हो जाएगी उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इनफैक्ट जितने भी औरंगजेब के बाद वीक रूलर्स आते हैं वो इतने इनकम्पिटेंट होते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को चला ही नहीं पाते हैं। उनके लिए एम्पायर इतना वास्ट होता है कि वो इसको एफिशिएंटली एडमिनिस्टर ही नहीं कर पाते हैं मुगल एम्पायर को। तो ये तो ओवरऑल इसके रीजंस थे। बट इसके अलावा जो हमने पहले एक्सटर्नल एंड इंटरनल चैलेंजेस पढ़े हैं, जैसे कि एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या थे, नादिर शाह इन्वेजन करता है, अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन करता है, तो ये सारे रीजंस भी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का कारण ही बनते हैं। इनफैक्ट जो इंटरनल सक्सेशन से चलती हैं, इंटरनल चैलेंजेस की बात करें तो इनकी आपस में ही सक्सेशन प्रॉब्लम्स चलती हैं, क्योंकि सक्सेशन के लिए कोई सेट रूल तो होता नहीं है।
सक्सेशन के लिए कोई डेफिनेट रेगुलेशंस नहीं थी, जिसकी वजह से फिर जितने भी औरंगजेब के बाद रूलर्स आएंगे वो आपस में ही फाइट करेंगे। इनफैक्ट अगर बहादुर शाह वन का ही देखें, वो सक्सेशन में आया था अपने 2 ब्रदर्स को मारकर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी मुगल एम्पायर इंटरनली वीक होता है। ओके, अगर इसके अलावा और देखें तो यस, औरंगजेब की रिलीजियस एंड डेक्कन पॉलिसी की बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है मुगल एम्पायर के डाउनफॉल का। रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा एक ऑर्थोडॉक्स पर्सन था औरंगजेब, सुन्नी मुस्लिम था ये, बट ये रिलीजियसली बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं था। अगर सिख की बात करें तो औरंगजेब के टाइम पर ही सिख गुरु तेग बहादुर जी को ये परसिक्यूट कर देता है। और अगर हिंदूज की बात करें तो ये हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, जजिया टैक्स इम्पोज करेगा हिंदूज के ऊपर। ये इतना ज़्यादा बिगट पर्सनैलिटी था ये औरंगजेब। अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड था, ठीक है, बट ये बिगट भी था एट द सेम टाइम। इसकी मैक्सिमम ट्राई रहती थी कि सिर्फ इस्लामिक रूल्स को ही इम्पोज करा जाए। जितने भी इसके एम्परर के, जितने भी इसके एम्पायर के लोग हैं, वो इस्लामिक रेगुलेशंस, इस्लामिक लॉज को ही फॉलो करें। इनफैक्ट औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है। इसको जिंदा पीर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इस्लामिक टेनेट्स को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करता था। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जितने भी इस्लामिक टेनेट्स होंगे उनको ये रिलीजियसली फॉलो करता था, जिसकी वजह से इसको जिंदा पीर बोला जाता था। इनफैक्ट ये रिलीजियसली इतना ज़्यादा इनटॉलरेंट पर्सन था कि इसने अकबर ने, देखिए, अकबर जितना ज़्यादा रिलीजियसली टॉलरेंट था, उसका बिल्कुल ही उल्टा ये औरंगजेब था। इसने अकबर की सारी पॉलिसी को ही रिवर्स कर दिया था औरंगजेब ने। ऐसे ही अगर हम डेक्कन पॉलिसी की बात करें औरंगजेब की, डेक्कन में मराठास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता था औरंगजेब, ठीक है। स्पेशली अगर बीजापुर एंड गोलकोंडा की बात करें तो इसकी मैक्सिमम ट्राई रहती थी कि ये बीजापुर एंड गोलकोंडा वाला एरिया, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज थे, तो औरंगजेब को ये चीज़ पता थी, तो ये चाहता था कि मराठास को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए एंड बीजापुर एंड गोलकोंडा वाला एरिया जितना भी है डेक्कन में, वो सारा औरंगजेब के पास आ जाए। इसके लिए देखिए वो लार्ज आर्मीज को भी डिप्लॉय करता था औरंगजेब। बट उसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा था, फॉल आउट क्या था उसका, कि मुगल ट्रेजरी के ऊपर इम्पैक्ट बढ़ रहा था, मुगल ट्रेजरी कम हो रही थी। एंड और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था कि इसने ध्यान सिर्फ डेक्कन की साइड ही दे रहा था और इसने बाकी एरियाज को ऑलमोस्ट निगलेक्ट ही कर दिया था औरंगजेब ने। इसने अपनी अटेंशन ही पूरी डाइवर्ट कर दी थी फ्रॉम अदर पार्ट्स लाइक बंगाल हो गया, पंजाब की अगर बात करें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो बंगाल, क्योंकि देखिए जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो बंगाल्स को तो पूरी तरह से लूट ही लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बंगाल बहुत ही ज़्यादा रिच प्रोविंस थी। जितने भी बंगाल में गवर्नर्स आएंगे वो इसको बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉस्परस स्टेट बना देंगे, बहुत ही ज़्यादा रिच प्रोविंस बना देंगे बंगाल को। बट क्योंकि औरंगजेब ने अपना ध्यान डाइवर्ट कर दिया था, बंगाल, पंजाब, ऐसी प्रोविंसेस को इसने निगलेक्ट कर दिया था। पंजाब में रंजीत सिंह का रूल आएगा, तो इन सारी चीज़ों की वजह से फिर मुगल एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट होता है, क्योंकि मुगल एम्पायर को ये लोग, और औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आएंगे, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन को रन ही नहीं कर पाते हैं एफिशिएंटली। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो यहाँ पर टॉपिक ये कंप्लीट होता है, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। आई नो थोड़ा ये ओवरवेलमिंग लग सकता है कि इतना ज़्यादा कुछ है, पता नहीं कितना कुछ बोल दिया है, सारा इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, बट ट्रस्ट मी ये सारा इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मीन्स के लिए भी एंड प्रीलिम्स के लिए भी। एक दो बार इस वीडियो को देखें तो वैसे ही याद हो जाएगा। नो, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइज ऑफ रीजनल पावर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और स्पेक्ट्रम में इसको बहुत कम दिया गया है, इसको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम का ही सुनना है तो अभी, क्योंकि जो भी मैं टॉपिक्स बताऊंगी, जितने भी हैदराबाद, अवध, इन सारी स्टेट्स का बताऊंगी, ये बहुत ही इलेबोरेटेड डिस्कशन होगी, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। तो अगर किसी को सिर्फ स्पेक्ट्रम का ही सुनना है तो आई एम अफ्रेड कि उनके लिए वीडियो नहीं होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। राइज ऑफ रीजनल पावर्स, 3 टाइप की डिविजन्स थी उस टाइम पर, सक्सेसर स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड द न्यू स्टेट्स। तो मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन कर रहा था उस टाइम तक यूरोपियन पावर्स भी आ चुकी थी,
ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज, ये सारे आ चुके थे। एंड इसी टाइम पर ही डिक्लाइन करने की वजह से ये रीजनल पावर्स भी ग्रो कर रही थी। बट जो ब्रिटिशर्स होंगे, अगर उनको किसी के साथ compete करना था मुगल एम्पायर को पॉलिटिकली कंट्रोल करने के लिए, अगर ब्रिटिशर्स को किसी से फाइट करना था तो ये सारी रीजनल पावर्स ही थी, क्योंकि एक्चुअल पावर इन्हीं के पास ही थी। जो सेंट्रल अथॉरिटी पे बैठे हुए मुगल एम्परर्स थे वो तो थे ही वीक, औरंगजेब के बाद तो सारे के सारे वीक ही थे। बट इन रीजनल पावर्स में जितने भी गवर्नर्स आएंगे, स्पेशली अगर हम बंगाल की बात करें, तो ये अपनी प्रोविंसेस को, हैदराबाद हो गया जैसे वहाँ पर निज़ाम उल मुल्क, तो ये अपनी प्रोविंसेस को बहुत ही ज़्यादा रिच बनाएंगे, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस करेंगे। तो ब्रिटिशर्स को इनसे ही फाइट करना होगा। इनको अब देखेंगे 3 डिविजन्स थी, सक्सेसर स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड द न्यू स्टेट्स। सक्सेसर स्टेट्स वो स्टेट्स थी जिन्होंने मुगल एम्परर की पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं करा, ये इन्हीं के अंडर ही काम करती थी। बट अपनी प्रोविंसेस, अपने एरियाज में ये जितने भी गवर्नर्स थे ये ऑटोनॉमी में रहते थे, ये अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करते थे, ये इंडिपेंडेंटली काम करते थे। बट काम करने के लिए ये सेम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जैसा ही सिस्टम अपनी प्रोविंसेस में भी लेके आते थे। जैसे हमने ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखा, यही सिस्टम ये सक्सेसर स्टेट्स अपनी प्रोविंसेस में भी अप्लाई करेंगी, बट इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, मुगल अथॉरिटी को ये लोग चैलेंज नहीं करेंगे। तो ऐसी ऑटोनोमस स्टेट्स कौन सी बनेंगी? एक तो हैदराबाद, दूसरी अवध एंड थर्ड है बंगाल। सेकेंड डिवीजन है इसकी इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। इंडिपेंडेंट किंगडम्स तब बने थे जब मुगल्स का प्रोविंसेस के ऊपर कंट्रोल कम हो जाएगा, उसकी वजह से फिर ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनती हैं या फिर इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनते हैं। जैसे कि मैसूर का किंगडम हो गया, राजपूत स्टेट्स होंगी, ये मुगल्स की डिस्टेबलाइजेशन की वजह से बनती हैं। जैसे कि पहले बहादुर शाह 1 ने इनको राजपूत स्टेट्स को कंट्रोल करने का ट्राई करा, बट वो कंट्रोल कर ही नहीं पाया, जिसकी वजह से फिर ये राजपूत स्टेट्स ग्रो होंगी। तो ऐसे फिर ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी बनेंगे या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनेंगी। और जो न्यू स्टेट्स बनती हैं ये रिबेलियन की वजह से बनती हैं। जितने भी लोकल चीफ्टन्स होंगे, जमींदार्स होंगे, जब ये मुगल एम्पायर की अथॉरिटी को डिफाई करेंगे, रेबल करेंगे मुगल्स के अगेंस्ट, तब फिर न्यू स्टेट्स भी बनेंगी। जैसे कि मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट स्टेट्स हो गई। बट ये जो न्यू स्टेट्स होंगी ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जैसी स्ट्रक्चर अपनी टेरिटरी में अप्लाई नहीं करेंगे, अपनी टेरिटरी में सेम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ये लोग नहीं लेके आएंगे। सक्सेसर स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स या फिर इंडिपेंडेंट किंगडम्स, ये दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही अपनी प्रोविंसेस में लेके आएंगे, स्पेशली सक्सेसर स्टेट्स एंड टू सम एंड वेरिइंग डिग्री इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी, इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी सेम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही फॉलो करेंगे। बट न्यू स्टेट्स अपने, इनकी अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगी, अलग इनके इंस्टीट्यूशंस होंगे एंड इनके रेवेन्यू सिस्टम भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी डिफरेंट रहते हैं। तो इस छोटे डिफरेंस थोड़े बहुत याद रखें। अब हम देखेंगे सबसे पहले सक्सेसर स्टेट्स को, इनको डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले है हैदराबाद। देखिए हैदराबाद में जो रूलर है उसका नाम है असफ जा निज़ाम उल मुल्क, इसको किलीच खान भी बोलते हैं। बट देखिए ये जो हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना या फिर इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाना, ये जुल्फिकार खान का आइडिया था। नो, ये जुल्फिकार कौन था? ये एक नॉबल था, पावरफुल नॉबल था जहांगीर शाह के टाइम का। अगर किसी ने ये लास्ट वीडियो देखी हो तो हमने जहांगीर शाह के टाइम पर ये जुल्फिकार खान का पढ़ा था। तो ये जुल्फिकार खान ने ही फर्स्ट टाइम ये आइडिया कंसीव करा था कि डेक्कन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई जाएगी, डेक्कन में ही है हैदराबाद। तो ये जुल्फिकार खान का आइडिया था, बट उसकी हो जाती है डेथ 1713 में, जिसकी वजह से फिर उसका तो ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाता है। बाद में फिर आता है किलीच खान। किलीच खान 1725 में हैदराबाद का वाइसरॉय बनता है। निज़ाम उल मुल्क खुद वाइसरॉय बनने से पहले मुबारिज खान को मारेगा, जो कि उस टाइम पर डेक्कन का वाइसरॉय था। इन द बैटल ऑफ शकरखेड़ा 1724 में इस मुबारिज खान को मार देगा एंड खुद वो बन जाएगा फिर वाइसरॉय ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद बनाई थी, हैदराबाद के फाउंडर थे निज़ाम उल मुल्क।
नाउ देखिए, ये निज़ाम उल मुल्क 1724 में ही हैदराबाद की फाउंडेशन करता है, क्योंकि बैटल ऑफ शकरखेड़ा में इसने 1724 में ही मुबारिस खान को हराया था। ये मुबारिस खान कौन था? मुबारिस खान को मोहम्मद शाह ने डेक्कन की 6 प्रोविंसेस की गवर्नरशिप दी थी। देखिए क्या होता है कि ये जो निज़ाम उल मुल्क था, ये बहुत ही उस टाइम पर एक पावरफुल नोबल था। इसकी हेल्प लेकर ही, निज़ाम उल मुल्क की हेल्प से ही मोहम्मद शाह सैयद ब्रदर्स को मार देता है। क्योंकि देखिए, मोहम्मद शाह के टाइम तक सैयद ब्रदर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला निज़ाम उल मुल्क के साथ मिलकर इन दोनों ब्रदर्स को मार देगा, एंड इन रिटर्न में इस नोबल निज़ाम उल मुल्क को फिर वो डेक्कन की वाइस रॉयल्टी दे देगा। और ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, ये 1724 से पहले हो रही हैं। देखिए, पहले इसको दे दिया गया डेक्कन का वाइस रॉयल्टी, क्योंकि इसने सैयद ब्रदर्स को मार दिया, जिसकी वजह से एज रिवॉर्ड इसको वाइस रॉयल्टी दी गई डेक्कन की। सो 1720 से लेकर 1722 तक ये डेक्कन के एरिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुधारेगा ये निज़ाम उल मुल्क। एंड 1722 से लेकर 24 तक इसको एम्पायर का वजीर भी बना दिया जाएगा। देखिए, सारे फैक्ट्स अब आपको याद रखने होंगे, चाहे वीडियो को रिपीट करें, अगर आप किसी और सोर्स को भी फॉलो कर रहे हैं तब भी इसको मल्टीपल रिवीजन से आप याद रखें, बट ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, इसको ये वजीर बना दिया गया। अब इसकी पावर ना बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है इस असफजा निज़ाम उल मुल्क असफजा की। दूसरी साइड है मोहम्मद शाह रंगीला। ये बहुत ही इनकम्पिटेंट एंड वीक रूलर था। पहले ये सैयद ब्रदर्स की हेल्प से पावर में आया था, फिर उन्हीं नॉबल्स से इसको डर लगने लग जाएगा, तो ये निज़ाम उल मुल्क असफजा से मिलकर सैयद ब्रदर्स को मरवा देगा। बट जैसे ही अब निज़ाम उल मुल्क की पावर ग्रो करना स्टार्ट करेगी, उसको वजीर बना दिया जाएगा, डेक्कन की वो एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली चलाएगा। अब ये मोहम्मद शाह रंगीला फिर से डर जाएगा निज़ाम उल मुल्क से, जिसकी वजह से इसने अपना करा हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। इसने क्या करा था कि आप सैयद ब्रदर्स को मारो, मैं आपको दूंगा डेक्कन की वाइस रॉयल्टी, बट ये अपना प्रॉमिस तोड़ देगा। एंड इंस्टेड ऑफ निज़ाम उल मुल्क इसने बना दिया मुबारिस खान को 6 प्रोविंसेस ऑफ डेक्कन का गवर्नर। तो देखिए, जिसको जाना था, किसको जाना था? निज़ाम उल मुल्क को एक गवर्नरशिप जानी थी, बट दे दी गई मुबारिस खान को। इसकी सारी मेहनत चली जाएगी अब बेकार, क्योंकि डेक्कन ने इसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स ऑलरेडी कर दी थी। अब ये क्या करेगा? ये मोहम्मद शाह से पूरी तरह से थक चुका है, तो अब ये जाएगा डेक्कन की साइड में। वहां पर जाके बैटल ऑफ शकरखेड़ा इन 1724, इस बैटल में ये मुबारिस खान को मार देगा। एंड फिर 1725 में ये अब हैदराबाद का खुद निज़ाम बन जाएगा। अब डेक्कन की वाइस रॉयल्टी इन प्रैक्टिस इस निज़ाम उल मुल्क असफजा के पास आ जाएगी। बट फिर भी ये, क्योंकि एक सक्सेसर स्टेट है, ये अपनी स्टेट, ये डेक्कन वाले एरिया में, हैदराबाद वाले एरिया में इंडिपेंडेंटली रूल करेगा, बट ये कभी भी मुगल एम्पायर की सॉवरेंटी को चैलेंज नहीं करेगा। जितनी भी अपनी ये एरिया में, हैदराबाद में ये जगीर भी देगा, हैदराबाद वाले ही एरिया में ये वॉर्स भी लड़ेगा, एंड ये हिंदूज के लिए भी टॉलरेंट होता है। बट ये सारे काम ये विदाउट एनी रेफरेंस टू दिल्ली और सेंट्रल मुगल अथॉरिटी के ही करेगा। इन सारे कामों के लिए ये कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी को रेफर नहीं करेगा। तो अपनी प्रिंसिपैलिटी में, अपने एरिया में, हैदराबाद में ये इंडिपेंडेंट था। एंड इसका रिलीजियस टॉलरेंस देखिए कैसे पता चलता है, ये अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एक हिंदू था पूरन चंद, इसका नेम आपने याद रखना है। इस हिंदू को इसने हैदराबाद वाले एरियाज में दीवान अपॉइंट करा था। ओके, पहले तो हैदराबाद देखते हैं। ये वाला एरिया सारा हैदराबाद का है। यहाँ पर देखिए अवध है, एंड ये जितना भी एरिया है ये सारा पेशवाज या फिर मराठास के पास होगा। एंड ये वाला जो एरिया है सारा, यहाँ पर बिहार भी है, ये एरिया बंगाल का है। तो ये सारा मैप में थोड़ा देख लें आप। तो देखिए, जैसे ही ये हैदराबाद में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा इंडिपेंडेंटली निज़ाम उल मुल्क, ये मराठास को भी कर्व करके रखेगा। ये मराठास को हैदराबाद वाले एरिया में इंट्रूड नहीं करने देगा। हैदराबाद वाले एरिया में ही ये जमींदार्स को भी राइज, उनका राइज भी नहीं होने देगा। जैसे ये देखिए, जमींदार्स का कितना राइज हो रहा था मुगल एम्पायर के टाइम पर, बट हैदराबाद के एरिया में जमींदार्स का ग्रो नहीं, उनकी ग्रोथ नहीं होने देगा। बट इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी ऑन द सेम लाइंस ही होगी जैसे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन थी।
सेम ही जगीरदारी सिस्टम ये निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद में भी लेके आएगा। सेम ही सिस्टम होगा, सेम एडमिनिस्ट्रेशन होगी, सेम जैसे ही इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। बट 1748 में इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद ये हैदराबाद वाला एरिया फॉल करना स्टार्ट करेगा। देखिए, अगर किसी को कार्नेटिक वॉर याद हो तो इस डेक्कन के हैदराबाद वाले एरिया में ही कार्नेटिक रीजन है। इस कार्नेटिक रीजन में वॉर होती हैं। यहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में पावर स्ट्रगल चलती है। तो सेम पावर स्ट्रगल अब जो दिल्ली के लिए हो रही थी, सेम पावर स्ट्रगल अब इस कार्नेटिक वाले रीजन में भी होना स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर द डेथ ऑफ निज़ाम उल मुल्क असफ जा। तो इसको भी आपने याद रखना है। एक बार कार्नेटिक वॉर अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो को जाकर देखें, वहां पर मैंने एक्सप्लेन करी हुई है डिटेल में ही। अच्छा, एक पॉइंट और है, जैसे ये निज़ाम उल मुल्क दिल्ली से खुद को सेपरेट रख के इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, वैसे ही ये जो कार्नेटिक एक सूबा है डेक्कन का, 6 सूबास थे डेक्कन में, तो उनमें से एक कार्नेटिक भी था। इस कार्नेटिक वाले एरिया में भी एक अलग से भी नवाब आ जाएगा, नवाब सादत उल्ला खान, इसका नाम याद रखें आप। देखिए, पहले क्या था, डेक्कन पूरे का पूरा है निज़ाम उल मुल्क के कंट्रोल में। डेक्कन में है 6 प्रोविंसेस, 6 सूबाज हैं, एंड 6 सूबा में से एक है कार्नेटिक। कार्नेटिक में डेप्यूटी गवर्नर था सादतुल्ला खान। बट जैसे अब निज़ाम उल मुल्क दिल्ली से इंडिपेंडेंट होकर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था, वैसे ही ये सादतुल्ला खान भी निज़ाम उल मुल्क से इंडिपेंडेंट होकर इस कार्नेटिक वाले एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। यहाँ पर ये हेरिडिटरी बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना स्टार्ट कर देगा, जिसके बाद फिर ये दोस्त अली जो कि इसका नेफ्यू था वो इसका सक्सेसर बनेगा। अब देखिए, जब एक कार्नेटिक में ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बीच में दोनों में पावर स्ट्रगल चल रही थी पॉलिटिकली, ये लोग फाइट क्यों कर पा रहे हैं? ये लोग फाइट ही इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये पावर स्ट्रगल्स की वजह से कार्नेटिक में अलग पावर स्ट्रगल चल रही है, डेक्कन की अलग प्रोविंसेस के बीच में, हैदराबाद में अलग पावर स्ट्रगल चल रही है आफ्टर द डेथ ऑफ निज़ाम। तो इन सारी पावर स्ट्रगल्स की वजह से ही, क्योंकि अब कार्नेटिक डिटीरियोरेट हो रहा है, डेक्कन डिटीरियोरेट हो रहा है, जिसकी वजह से ही ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच को यहाँ पर इंट्रूड करने का, यहाँ पर इनकर्जन्स करने का, इंटरफेयर करने का इनको चांस मिल जाता है। तभी यहाँ पर फिर वॉर्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको कार्नेटिक वॉर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है अवध। अवध का भी हम ऐसे ही डिटेल में देखेंगे। ओके, इसके फाउंडर थे सादत खान, बुरहान उल मुल्क भी इसको बोलते हैं। तो पूरा नाम हो गया सादत खान बुरहान उल मुल्क। 1723 में ये अवध का गवर्नर बना था, शिया मुस्लिम था ये। अच्छा, इसकी पर्सनैलिटी की बात करें, बोल्ड, आयरन विल्ड एंड एक ये इंटेलिजेंट पर्सन था। इसने जितने भी रिबेलियस जमींदार थे इस अवध वाले एरिया में, सबको इसने स्प्रेस कर दिया, किसी को भी राइज नहीं करने दिया। इसने अवध के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी इंक्रीज करा। बट जिन जमींदार्स को इसने सप्रेस करा था उसको इसने निकाला नहीं, अपनी ही स्टेट्स में उनको कंफर्म कर दिया। बट उनसे क्या एग्रीमेंट लिया कि वो टैक्सेस भी पे करेंगे, मुगल अथॉरिटी को मानेंगे। इस तरह से देखिए, इसने अवध की फाइनेंशियल सिचुएशन को भी बैलेंस रखा। ये पीजेंट्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी काम करेगा, जिसके लिए ये अलग से रेवेन्यू सेटलमेंट लेके आता है 1723 में ही। जैसे ही इसने देखिए गवर्नरशिप ली अवध की, उसी टाइम पर ही इसने सबसे पहले पीजेंट्स के लिए ही काम करा, उनकी हेल्थ को उनकी सिचुएशन को सुधारने के लिए काम करा, सो दैट जितनी भी टैक्सेस का जो पीजेंट्स के ऊपर लिवाई करे जा रहे हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, बिग जमींदार इन पीजेंट्स को सप्रेस ना कर पाए, इनका अप्रेशन ना हो। इसके साथ ही ये सादत खान हिंदूज और मुस्लिम में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था, सबके लिए इक्वल सिस्टम ऑफ जस्टिस था। एम्प्लॉयमेंट में भी ये कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता था हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। इनफैक्ट इसकी जो हाईएस्ट पोस्ट थी इसकी गवर्नमेंट में, अवध में ही बात करें तो जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो एक हिंदू के पास ही थी। इसका नाम आपको याद रखना होगा, महाराजा नवाब राय इनका नाम था। ये एक हिंदू थे। हाईएस्ट पोस्ट अवध में ड्यूरिंग द रूल ऑफ सादत खान इन्हीं के पास ही थी। तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। निज़ाम उल मुल्क के जैसे ही ये भी सेम ही जगीरदारी सिस्टम को कंटिन्यू रखेगा जो कि सेंट्रल मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा था। सेम ही सिस्टम अवध में भी कंटिन्यू रहेगा। 1739 में इसकी डेथ हो जाएगी, जिसके बाद फिर सफदर जंग सक्सेशन में आएगा। ये नेफ्यू था इसका।
स्पेक्ट्रम में एक रीज़न दिया गया है कि सादत खान ने सुसाइड करा था ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम नादर शाह। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्पेक्ट्रम में एक फैक्ट दिया गया था, तो मैंने बता दिया यहाँ पर। अब देखिए सफदर जंग की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। जब ये अवध में पावर में आएगा तो ये देखिए अवध का तो गवर्नर बनेगा ही बनेगा, साथ में ये एम्पायर का वजीर भी अपॉइंट कर दिया जाएगा इसको, एंड साथ में ही इसको इलाहाबाद की गवर्नरशिप भी दे दी जाएगी इस सफदर जंग को। तो तीन चीजें होती हैं, वजीर भी बनेगा ये एम्पायर का, अवध का गवर्नर भी बन गया, और साथ में इसको इलाहाबाद की गवर्नरशिप भी दे दी गई। एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड, सफदर जंग के टाइम पर अवध और इलाहाबाद दोनों ही जगह पर पीस भी बनी रहेगी, दोनों ही स्टेट्स, दोनों प्रोविंसेस इनकी ग्रोथ भी होगी। बट 1754 में इसकी भी डेथ हो जाएगी। बाद में हम लेटर चैप्टर्स में देखेंगे कि कैसे अवध को ब्रिटिशर्स एक बफर स्टेट के जैसे यूज करेंगे, एक बफर के जैसे अगेंस्ट। देखिए बंगाल, यहाँ पर बंगाल में ब्रिटिशर्स मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ से ही एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अवध को एक बफर के जैसे यूज करेंगे कि अगर स्ट्राइक होगी कहीं पर भी, अगर पहले वॉर होगी तो अवध को लड़ना होगा, उसके बाद ही वो बंगाल तक पहुंचेंगे। जो भी इंट्रूजन्स होंगी, जो भी एक्सटर्नल या फिर मुगल्स की भी अगर वॉर होगी यहाँ पर, तो सबसे पहले अवध पर ही वो आएंगे, तो उसको बाद में फिर ये एक बफर जोन के जैसे यूज करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट ऑफ सक्सेसर स्टेट्स इज बंगाल। अब देखिए बंगाल मैंने पहले बता दिया कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बंगाल में मुगल्स के टाइम पर तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आती हैं, एबल पर्सनैलिटीज आती हैं। एक तो मुर्शद कुली खान, देन शुजाउद्दीन, एंड लास्ट अलीवर्दी खान। ये तीनों ही बंगाल को बहुत ज़्यादा रिच बनाएंगे। मुर्शद कुली खान बंगाल के फाउंडर हैं। 1717 में इसको गवर्नर बनाया गया था बंगाल का, बट मुर्शद कुली खान वर्चुअली उससे पहले ही एक इफेक्टिव रूलर थे बंगाल के। 1700 से ही जो ऑफिशियल इनको गवर्नरशिप का टैग मिला था वो 1717 में था। 1700 के टाइम पर ये वहां पर दीवान था। अगर मुर्शिद कुली खान के टाइम पर डेवलपमेंट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सिस्टम चेंज करेगा। जो अवध और हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क था और ये सादत खान था, ये दोनों ही सेम ही एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। यहाँ पर इन्होंने सेम ही जागीरदारी सिस्टम को फॉलो करा जो कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में होता था। बट मुर्शिद कुली खान थोड़ा चीज़ों को चेंज करेगा। यहाँ पर ये लेके आएगा रेवेन्यू फार्मिंग। ये एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम था। देखिए पहले क्या होता था कि मुगल्स के पास उनकी ट्रेजरी कम हो रही थी, तो इसने ये सिस्टम लेके आया था, ये वाला सिस्टम, ताकि ट्रेजरी को इंक्रीज करा जा सके, फाइनेंसिस को सुधारा जा सके। इसके लिए क्या करता है, जितनी भी ये जगीर्स थी, जगीर्स को ट्रांसफर कर देता है ये खालिसा लैंड में। देखिए जगीर्स के केस में क्या होता था कि जितना भी पैसा आता था, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, वो सारा नॉबल्स के पास चला जाता था या फिर आमिर्स, इनके पास चला जाता था। बट ये खालिसा लैंड में जितना भी पैसा कलेक्ट करा जाएगा, ये सारा पैसा मुगल ट्रेजरी में ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहा है ये मुर्शिद कुली खान, इसीलिए ही बंगाल रिच प्रोविंस भी बन जाता है उस टाइम पर। एंड देखिए ये जो इसके लिए रेवेन्यू फार्मिंग है, इसके लिए ये रेवेन्यू फार्मर्स को अपॉइंट करता है। एंड रेवेन्यू फार्मर्स लोकल जमींदार्स भी हो सकते थे, कोई मर्चेंट्स हो सकते थे या फिर बैंकर्स हो सकते थे। क्योंकि देखिए ये मुर्शिद कुली खान भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज ही देता था सबको, चाहे हिंदू था चाहे कोई मुस्लिम थे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी। हाईएस्ट सिविल पोस्ट, हाईएस्ट मिलिट्री पोस्ट जितनी भी ये बंगाल में होती थी, ये हिंदूज के पास भी होती थी, इक्वली ये मुस्लिम्स के पास भी होती थी। तो ये रेवेन्यू फार्मर्स जितने भी बनते थे, ये जमींदार्स भी होते थे, ये महाजन्स भी होते थे, जो जनरली हिंदूज ही होते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इनका रूलर कौन सा है, इनका रूलर चाहे मुस्लिम ही है। जिसकी वजह से फिर जितने भी ये बंगाल के लोकल चीफटेन्स जमींदार थे, ये मुर्शिद कुली खान के लिए लॉयल भी रहते थे। इसके साथ ही देखिए पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए ये एक तक्कावी सिस्टम भी लेके आता है। तक्कावी सिस्टम क्या है कि जैसे ही देखिए रेवेन्यू फार्मिंग आती है, इससे जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करा जाएगा वो सारा मुगल ट्रेजरी में जाएगा। तो ये क्योंकि पीजेंट्स को भी ये पे करना है, तो अगर वो पे नहीं कर पाते हैं तो तक्कावी सिस्टम के थ्रू फिर जितने भी पुअर कल्टीवेटर्स होंगे,
वो लोन भी ले सकते हैं डायरेक्टली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से ही। किसी मनी लेंडर की ज़रूरत नहीं है, किसी लोकल जमींदार से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली थ्रू दिस तकावी ये पुअर जितने भी कल्टीवेटर्स थे, पीजेंट थे, ये लोन ले सकते थे थ्रू तकावी डायरेक्टली फ्रॉम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए इस तरह से ये बंगाल के फाइनेंसिस को इम्प्रूव करेगा। जब मुर्शिद कुली खान की डेथ हो जाएगी तो 1727 में शुजाउद्दीन फिर सक्सेसर बनेगा, इसको सक्सीड करेगा। ये इसका सन इन लॉ था। इसके बाद देखिए जो सरफराज खान था, इसको 1740 में ही मार देगा ये अलीवर्दी खान। ये अलीवर्दी खान बिहार का डेप्यूटी गवर्नर था। 1740 में इस सरफराज खान को मार देगा। देखिए जैसे डेक्कन में डिफरेंट सूबाज थे, वैसे ही बंगाल में ये बिहार भी एक सूबा ही था। तो बिहार का डेप्यूटी गवर्नर था अलीवर्दी खान। बंगाल को कंट्रोल करने के लिए, बंगाल की गवर्नरशिप लेने के लिए ये सरफराज खान को मार देगा। एंड ये तीनों ही जो इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन एंड अलीवर्दी खान, इन तीनों को ही ट्रेड की इंपॉर्टेंस भी पता चलती है, जिसकी वजह से बंगाल में ट्रेड भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। बट ये लोग जितने भी हैं, ये तीनों ही, ये लोग फॉरेन कंपनीज को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज ही देते हैं। इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं होता। इनको लगता है कि ये एक ट्रेडिंग कंपनी है तो ये कैसे ही बंगाल के ऊपर कंट्रोल करेगी, जिसकी वजह से ये लोकल जितने भी मर्चेंट्स होंगे, लोकल लोग होंगे, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे। इंडियंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, ऐसे ही फॉरेनर्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। अलीवर्दी खान इंग्लिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, इन दोनों को ही फोर्टिफिकेशन में से तो रोक देगा, बंगाल में फोर्टिफिकेशन नहीं करने देगा। बट ये तीनों ही रूलर्स जो होंगे, तीनों ही ये जो गवर्नर थे, इंग्लिश की मिलिट्री पावर को ये लोग कर्ब नहीं करते हैं, ये मिलिट्री पावर को कंट्रोल नहीं करते हैं। इनको लगता है कि ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी ही तो है, ये ट्रेडिंग कंपनीज इनके लिए थ्रेट्स नहीं बनेंगी। बट ये लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि कितनी ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट इनकी टेंडेंसीज थी। और ये लोग ऑलरेडी अफ्रीका वगैरह, ये लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, इन कंट्रीज में जाकर, इन एरियाज में जाकर ये लोग ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज कर चुके थे। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ये तीनों ही गवर्नर्स निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स फिर बंगाल इसको कंट्रोल करेंगे। अलीवर्दी खान के बाद देखिए यहाँ पर ना फिर सिराज उद दौला आएगा। अब ये जो सिराज उद दौला था, ये अलीवर्दी खान की हो चुकी है डेथ। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ऑलरेडी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये जितने भी ब्रिटिशर्स होंगे, ये क्या करेंगे, 1756 में सिराज उद दौला के अगेंस्ट एक वॉर लड़ेंगे, क्योंकि इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये अब ये वॉर हार जाएगा, एक फॉरेन कंपनी जीत जाएगी, उसने बंगाल को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना है। तो ये सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था सक्सेसर स्टेट्स का। आई होप इट एडेड सम वैल्यू। थैंक यू।